हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एडुकेयर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, सुंदर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी इत्यादि नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके हिंदी के जो पाठ्यक्रम में हम लोग लगातार एक दिन में एक चैप्टर को कवर करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो भैया सर्वनाम है। सबसे पहले तो एक बात बताइए, आप लोग सर्वनाम टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये बताइए। सबसे पहले तो आप अपनी कमर कस लीजिए। ठीक है, कमर कसने का मतलब कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। बात समझना, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाएंगे और मेरे साथ साथ सबसे पहले तो आप बताने का कष्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो हम तो यहां पर बताने के लिए आए ही हैं। ठीक है, तो बातें हम लोग बीच कक्षा में करते रहेंगे, कोई समस्या कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम और एक कक्षा में ही सारे सर्वनाम को जैसा कि लिखा देख भी पा रहे होंगे, वन शॉट मतलब एक ही शॉट में डेड शॉट करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग सर्वनाम की। ठीक है, सर्वनाम की बेसिक से शुरुआत। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो शुभ अपने टॉपिक का नाम डालेंगे, अपने बिंदु का नाम डालेंगे सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब सर्वनाम हम लोगों ने सजा लिया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप हमें एक बात बताइए, संज्ञा चैप्टर का आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आशा करता हूं समझ लिया होगा और रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, रिवीजन नहीं किया है तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट के रूप में अगर हम कहें यहाँ पर, ठीक है, इसलिए कि आपके लिए ही प्रॉफिटेबल है। एक चैप्टर अगर एक हफ्ते में या फिर डेली रूटीन का देख लिया जाए तो भैया आप 15 मिनट भी, अगर 10 मिनट भी, अगर 5 मिनट भी एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें आपके दिमाग में स्थिर रहेंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बाकी आपकी यहां पर जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम को जानने के लिए हम लोग लिखेंगे परिभाषा। यहां पर सर्वनाम की परिभाषा जो आती है वो बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। आप लोगों ने कक्षा 5वीं के बाद लगातार सर्वनाम की परिभाषा एकदम पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या सर्वनाम क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। भैया जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बात को क्या समझे, यहां पर लिखते चलेंगे। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर, ठीक है, किनके स्थान पर? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बात को समझना, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बात को समझे, वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसको कैसे देखेंगे? एक बात आप बताइए, मैं एक वाक्य लिखता हूं, एक वाक्य मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात समझो। मैंने लिखा राजीव बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है राजीव बहुत अच्छा लड़का है। बात को समझ गए? मैंने एक बहुत साधारण सा एक वाक्य लिख दिया। आप हमें बता देंगे ये इसमें राजीव क्या है। और सबसे पहले तो बताइए राजीव क्या है? एक संज्ञा है। राजीव भैया क्या आता है? एक संज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन आप हमें संज्ञा चैप्टर का रिवीजन आपने किया है और पिछली कक्षा में ही पढ़ा है, तो एक बार ये स्पष्ट कर देंगे राजीव कौन सी संज्ञा है। ठीक है, राजीव भैया कौन सी संज्ञा है? आप तुरंत से जवाब देंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भैया यहाँ पर राजीव जो है वो यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आया है और हम एक जो है टारगेट कर रहे हैं, एक लक्ष्य करके हम लोग किससे बात कर रहे हैं? राजीव से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें
हमने आपसे कहा हमें इस वाक्य में हमने राजीव को नहीं रखना है, लेकिन बात हमें राजीव से ही कहनी है। क्या मैंने कहा इस वाक्य में राजीव शब्द को नहीं रखना है, लेकिन अपनी बात राजीव को समझ करके कहनी है, तो भैया हम क्या कहेंगे, मुझे आपसे कहना है। तो आप तुरंत से एक बात को समझेंगे, अगर मैं इस राजीव के स्थान पर एक वाक्य लिख दूं, वह बहुत अच्छा लड़का है। बात को समझिए, मैंने यहां पर लिखा वह बहुत अच्छा लड़का है। आप हमें बताइए क्या ये शब्द संज्ञा है? आप बताइए क्या ये शब्द संज्ञा है? तो आप तुरंत से कहेंगे सर संज्ञा नहीं है, क्योंकि भैया यहां पर किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान की तो बात की ही नहीं गई, ना किसी वर्ग की बात की गई, ना किसी भाव की बात की गई। जब किसी की बात ही नहीं है तो संज्ञा हो कैसे सकता है? भैया ये जो है एक सर्वनाम शब्द आ जाएगा, यही होता है सर्वनाम, यही होता है सर्वनाम। और आप इसका देखिए यह प्रयोग कि भैया राजीव के स्थान पर हमने वह का प्रयोग कर दिया। तो भैया जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही तो संज्ञा आपके, वही तो सर्वनाम शब्द होते हैं। एक वाक्य और लिखेंगे और उस वाक्य से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने, लोकेंद्र और राधिका, मैंने आपसे कहा लोकेंद्र और राधिका अच्छे मित्र हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा अच्छे मित्र हैं। अब हमने यहां पर भी एक आपके सामने टास्क रखी, भैया मैंने कह दिया मुझे इस वाक्य में ना तो इस लोकेंद्र को रखना है ना इस राधिका को रखना है। आप बताइए आप यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा ऐसा शब्द लगा देंगे कि इस दोनों का अर्थ यहां पर वही निकलेगा, लेकिन इन दोनों को हम शब्द में नहीं रखेंगे। आप एक बात को समझिए कि भैया यहां पर अगर हम ये लिख दें, वे दोनों अच्छे अच्छे क्या हैं, मित्र हैं। बात को समझने का प्रयास करना भैया। मैंने यहां पर लिख दिया वे दोनों, या वे अच्छे मित्र हैं, या वे अच्छे मित्र हैं। आप हमें एक बात बताइए, लोकेंद्र और राधिका अच्छे मित्र हैं मैंने लिखा था, अगर हम इसमें वे दोनों अच्छे मित्र हैं यहां पर जो वे शब्द लगाया, यहां पर जो वे शब्द लगाया, तो भैया ये लोकेंद्र और राधिका को ही क्या कर रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं और उनके बारे में ही हमें भाव दे रहे हैं। लेकिन वहां ये दोनों जो संज्ञा शब्द आ रहे थे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इनका विस्थापन कर दिया, और इनके विस्थापन करने के अनुसार हमने वे शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। वे शब्द को स्थापित किया है तो भैया वही तो परिभाषा सिद्ध करती है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार परिभाषा और कुछ उदाहरणों को लिख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। गाय हमारी माता है, अब गाय आपके सामने खड़ी हो, ठीक है, या फिर आपकी माता जी हमारे सामने खड़ी हैं, आपके सामने खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे, वह हमारी माता जी हैं। क्या माता जी का नाम लेकर के बात करते हैं? नहीं करते हैं। वह मेरा भाई है, ठीक है। अब मैं कहता हूं क्या सुजान मेरा भाई है, मैंने यहां पर कहा सुजान मेरा भाई है, लेकिन अगर मुझे वो सामने खड़ा है मेरे, तो मैं क्या कहूंगा, वह मेरा भाई है। यहां पर वह मेरा भाई है सुजान की जगह पर भैया जो सुजान है, जो सुजान के स्थान पर हमने क्या कहा है, वह शब्द का प्रयोग किया, तो ये वह शब्द क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा सर्वनाम, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले चरण पर चलते हैं, चलिए। अगला चरण क्या आता है भैया, अगला एक चरण आता है कि भैया यहां पहले तो सर्वनाम के भेद के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। आप एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूज करने वाला भी है। बात को समझना, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो स्पष्ट रूप से आपको जो है पता होगा, जानकारी होनी चाहिए कि सर्वनाम के कितने, कुल
छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। भैया बात को समझो, छह भेद होते हैं। कौन कौन से छह भेद होते हैं? एक बात स्पष्ट हो गई कि यहां पर कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जरा एक बार पूरी यहां पर चार्ट को, एक सीढ़ी को बना लेंगे कि उससे हमको समझ में आ जाए। इसके बाद हम एक एक भाग के बारे में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। पहला भाग हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला हमारा कौन सा आता है? सर्वनाम के बाद दूसरा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। कौन सा आ गया? अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चयवाचक। अब चौथे नंबर पर कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब पांचवें क्रमांक पर कौन सा आता है भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मान लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब अंतिम कौन सा होता है जो कि बहुत ही कायदे का होता है, मतलब कायदे का, बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। भैया ये सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पहले से ही होगी। अब हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है भैया? कि आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? बात को समझना कि भैया पहला तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होता है भैया? अन्य पुरुषवाचक होता है, ठीक है। ये तीनों भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। इतना आपने स्पष्ट कर लिया। हमने एक बार ऊपर से किसका एक व्यू, ओवरव्यू ले लिया कि भैया सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इसके गहन अध्ययन पे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप हमें ये बताइए, मैं यहां पर जो पुरुष लिख रहा हूं, इस पुरुष को मैंने लिखा, आप बताइए अगर मुझे रा को बड़ा रूप में उच्चारण करना हो, मतलब इसकी मात्रा को बड़ा करना हो, तो आप इस अंतर को समझते हैं क्या? आप एक बात को लिख लीजिए, ये जो है, ये जो मात्रा लगी है ये होती है छोटी, मतलब इसका जो उच्चारण होता है ना भैया, इसको रू मतलब छोटे रूप में करते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो कि इस लाइन में एक लाइन बना करके उसको इस तरह से लिखा जाता है, तो ये जो है बड़ी, मतलब जैसे कि गुरु लिखा जाता है तो गुरु हमेशा इस क्रमांक में लिखते हैं, इस पद्धति से लिखते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है इस रा का, जैसे रुपया लिखते हैं और गुरु लिखते हैं, तो भैया रा का भी छोटी और बड़ी मात्रा में अंतर होता है, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। थोड़ा सामान्य अध्ययन भी हम करते चलेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और कुछ अलग होगा, ठीक है। चलिए अब इसी भेद से हम क्रम से चलते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो पहला भाग पढ़ रहे हैं वो आता है आपका कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर भैया हम यहीं पर बात करते हैं परिभाषा के बारे में, तो परिभाषा होती है वे जो सर्वनाम, सीधा लिखिए, जो सर्व, ठीक है, किसका? व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में भैया बात की गई है, बारे में क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, ठीक है, बोध कराते हैं। बात को समझे,
हमने एक साधारण सी परिभाषा लिखी जो शब्द किसी व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं। अब व्यक्ति के बारे में सीधा सा मतलब इसके शब्द से समझ लेना, पुरुष का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में तो बात की जा रही होगी। अब जैसा कि मैंने आपको इसके 3 भेदों के बारे में बताया, पहला हो गया उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। अब भैया उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है, बात को समझना कि उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है। उत्तम पुरुषवाचक की भी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग, बात को समझो, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। बात को समझने का प्रयास करना, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। अब वक्ता क्या होता है, आप हमें बताइए, वक्ता होता क्या है। सबसे पहले तो यही बात सामने आती है कि वक्ता क्या होता है। तो भैया आपको एक साधारण से शब्दों में समझ लेना चाहिए। वक्ता का साधारण अर्थ होता है बोलने वाला, ठीक। परिभाषा लिखते हुए चलेंगे। यहां पर बात की गई है उत्तम पुरुषवाचक के बारे में, तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद आता है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में वक्ता स्वयं के लिए, अपने लिए करता है। जैसे कि मैं यहां पर एक शब्द का प्रयोग, अब जो मैंने ये वाक्य बोल दिया, मैं यहां पर एक शब्द का प्रयोग करता हूं, मैं यहां पर, मैं जो शब्द है वो मैंने स्वयं के लिए इस्तेमाल किया है। बात को समझो, यहां पर मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं स्वयं पढ़ाता हूं। भैया मैं स्वयं पढ़ाता हूं, यहां पर मैं अपने नाम को तो लिख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर स्वयं के बारे में बात करता हूं तो मैं अपना नाम नहीं लेता हूं, ना आप लेते हैं। भैया जो अपना नाम नहीं लेते हैं और उस नाम की जगह पर उस वाक्य को, उस अर्थ को पूर्ण करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वही होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, बात को समझना। यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, मैं हो गया, ठीक है। अब भैया यहां पर जो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है यही होता है उत्तम पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुष, यहां पर एक शब्द और लेंगे, अगर यहां मैं स्वयं लिख दूं, ठीक है, ये स्वयं। अब जो स्वयं का प्रयोग मैंने इस वाक्य में किया है, तो क्या ये स्वयं भी यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो भैया नहीं है। एक बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि भैया वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। भैया वक्ता तो यहां पर सिर्फ अपनी जगह पर मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, ठीक, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो जो मैं है वो क्या हो जाएगा, अब मैं से कुछ शब्द बनते हैं। मैं से जैसे कि देखेंगे, मेरा बन गया, या हम से क्या बन गया, हमारा बन गया, ठीक है। मैं है, हमारा बन गया, मेरा बन गया, ठीक है। तो ये क्या हुए, मेरा, मेरी, ठीक है, मतलब रा री रे, ठीक है, जो क्या बनते हैं आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। वाक्य में वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। चलिए अगला भाग आ रहा है उत्तम पुरुषवाचक के बाद मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक, भैया आप एक बात को समझना, मध्यम पुरुषवाचक क्या होते हैं, एक परिभाषा को लिख लेना, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा भैया ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है। किसके लिए करता है, श्रोता के लिए करता है, श्रोता के लिए करता है। बात को समझे, यहां पर श्रोता कौन है, मैं यहां पर
चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से आपको कुछ बात बता रहा हूं। मान लीजिए मैं इतनी देर से आपको जो भी यहां पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं, तो मेरी आवाज ही आप तक पहुंच रही है और मैं आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता हूं, ठीक है, यहां पर आपके, मैंने यहां पर देखिए एक शब्द का तुरंत ही प्रयोग किया है, आपके। तो जो आपके शब्द है ये भी आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। भैया मैंने आपसे कहा ये जो वाक्य में शब्द वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करे। किसके लिए? वक्ता श्रोता के लिए। आप सुनने वाले हैं। श्रोता का मतलब क्या होता है भैया? श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। भैया आप ही, हमारे सामने जो भी व्यक्ति बैठा है वही तो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है। तो भैया हम उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग करेंगे वो हमारे हो जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक। तुम है, तू है, आप है, ठीक है भैया। अपने से जो छोटा होगा उसके लिए हम तू शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो अब जो तुम शब्द से हमारे काफी ज्यादा शब्द बनते हैं। कौन कौन से शब्द बनते हैं? तुम से आपका तुम्हारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा। यहां आपका बना, यहां पर आपका है, ठीक है। तू से आप से बन गया आपका। तो भैया इन शब्दों से जो शब्द बनते हैं वो सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अब हमारा जो अंतिम बचा हुआ है वो कौन सा बचा है? अब हम लोग पढ़ेंगे भैया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? अन्य पुरुषवाचक। भैया अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक लिखिए जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए करता है। किनके लिए करता है? अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, ठीक है। बात को समझे, यहां पर अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, ठीक है। बात को एक प्रकार से समझना। यहां पर मैंने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए। अब वाक्य में अगर श्रोता के लिए वक्ता ने किसी शब्द का प्रयोग किया, मैंने आपके लिए, तुम, तू, आप शब्दों का प्रयोग किया था, तो आप क्या हो रहे थे? तुम क्या हो रहा था? मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुष, मैंने आपसे कहा राहुल बहुत अच्छा लड़का है या वह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने आपसे कहा वह बहुत अच्छी लड़की है, तो बात मैंने आप तक कही, यहां पर आपसे बात कही है, लेकिन जिसके बारे में, ठीक है, मतलब यहां पर हुआ जो बात करता है वो हो गया उत्तम पुरुषवाचक, जिससे करता है वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक। जिसके बारे में बात की जाए भैया, यहां पर सीधा सा समझना, जिसके बारे में बात की जाए। क्या की जाए? जिसके बारे में बात की जाए। बात को समझो। अब जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कह करके बुलाएंगे? या तो हम कह देंगे यह, ये, वह, वे या वो, ठीक है भैया। यह मेरा भाई है, मैंने आपसे कहा यह मेरा भाई है, आपसे तो बात कही लेकिन मैंने इसके बारे में बात कही, ठीक है। तो भाई के बारे में बात कही लेकिन यहां पर भाई से मैंने कुछ नहीं कहा है। तो आप व्यक्ति जो है, वक्ता जो है, मैंने आपसे जो बात कही और जिसके बारे में बात कही है, तो वो जो अन्य व्यक्ति हो गया वो क्या हो जाएगा? वो आपका भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अन्य व्यक्ति हो जाएगा। ये बात को समझे? बात को समझे। मैंने आपको क्या बताया? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, या फिर साधारण से शब्दों में जिसके बारे में वक्ता बात करता है वो होता है अन्य व्यक्ति, जिससे बात करता है वो होता है मध्यम पुरुषवाचक, और जो बात करता है वो तो आपका उत्तम पुरुषवाचक होता ही है। अब कुछ आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात को जान लें। वो क्या बात है? वो बात ये है कि भैया एक सवाल हमारे मन में आता है और वो बहुत ज्यादा आता है
कि सर्वनाम शब्दों की संख्या, भैया आप हमें ये बताइए सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। आप तुरंत से बताएंगे 6। तो 6 भैया सर्वनाम शब्द नहीं होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, एक बात को समझना, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, कितनी होती है? 11 होती है। किस प्रकार से होती है जरा समझिए कि भैया मैंने आपसे कहा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जो है वो तो आपके 2 हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो मैं हो गया, दूसरा तुम हो गया या तू हो गया। तो भैया मैं हो गया और तू हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम यहीं पर निज जो है निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते तो कौन सा हो जाता? यह हो जाता और वह हो जाता। ठीक, अनिश्चयवाचक की बात करें, अनिश्चयवाचक, समझ जाना, अनिश्चयवाचक की बात कर रहे हैं तो कोई हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक मैं और तू, निश्चयवाचक यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ हो जाएगा। जो आता है अगला निजवाचक। जो निजवाचक की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? आप आ जाएगा, आप। ठीक है, और यहां पर अगर हम प्रश्नवाचक की बात कर दें तो भैया आपका कौन और क्या आ जाता है। अब यहीं पर अगर हम संबंधवाचक की बात कर दें तो कौन सा आ जाता है? जो आ जाता है और सो आ जाता है। भैया आप हमें एक बार गिन करके बताएंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 1 3। भैया 4 4 8 और 3 11, कितने हो गए? कुल मिलाकर के 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बात को समझ लेंगे भैया, आपके कुल मिलाकर के 11 यही होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में और तू होता है, निश्चयवाचक यह और वह होता है, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ होता है, निश्चय जो है निजवाचक आप होता है, प्रश्नवाचक जो है कौन और क्या होता है, संबंधवाचक जो होता है और सो होता है। लेकिन ये आप कहेंगे क्या सर सर्वनाम शब्द इतने ही होते हैं? तो भैया मैंने ये कतई नहीं कहा है, लेकिन ये जो है मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन से? मूल सर्वनाम शब्द। अन्य जो सर्वनाम शब्द बनेगा ना भैया वो इसी से बनेगा, किसी से, मैं से मेरा बन गया, ठीक है, या फिर तू से तुम्हारा बन गया, आप से आपका बन जाता है, यह से यह बन गया, वह से वो बन गया, वह बन गया। ठीक है, कौन से कौन क्या कब किसका, ये सारे प्रश्नवाचक हो गए। तो भैया इन्हीं से सारे शब्द बनते हैं। तो ये जो है आपके मुख्य शब्द होते हैं। एक बार नोट कर लेना, समझ लेना, अच्छी बात। ठीक है, चलिए हम लोग कहां पर बात कर रहे थे? अन्य पुरुषवाचक को हम लोगों ने समझा था। तो अन्य पुरुषवाचक के ये जो है उदाहरण होते हैं। अब हम चलेंगे अगले, अगला भाग हमारा कौन सा आता है, बात को समझो। ठीक है, अगला भाग हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। भैया एक बात समझिए, यहां पर बात कर रहा है निश्चय, मतलब यहां पर जो शब्द, एक सीधा सा एक बात लिख लेना, जो शब्द वाक्य में निश्चितता दर्शाए। ठीक है भैया, मैंने आपसे कहा जो शब्द वाक्य में निश्चितता दर्शाए उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक बात को और याद करना कि भैया निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक
सर्वनाम। कैसे कहते हैं, बात को समझना। मैंने आपसे कहा एक उदाहरण के तौर पे एक हम यहां पर उदाहरण लिखेंगे। मैं क्या लिखूंगा, यहां से एक बात लिखता हूं, क्या लिखूंगा, यह मेरी कुर्सी है। भैया आपने यहां पर जो यह शब्द का प्रयोग किया है, तो भैया कुर्सी को यहां पर बता रहा है यह मेरी कुर्सी है, एक फिक्स बात बता रहा है, एक यहां पर मुख्य बात को प्रदर्शित करता है, यह मेरी पेन है। भैया यहां निश्चित आप जो है निश्चितता बताई गई है, यह पेन जो है ना यह मेरी है, लेकिन मैंने इस पेन की ओर पहले संकेत किया होगा, तब जाकर के आपसे मैंने कुछ कहा कि यह मेरी पेन है, यह मेरी कुर्सी है। तो भैया आपने जो यह शब्द के माध्यम से कुर्सी की ओर क्या किया है, संकेत किया है। अब जो संकेत किया है उसी प्रकार से आपको यहां पर इस निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। कुछ और उदाहरण अगर देखना चाहो तो वह मेरा छोटा भाई है। मैंने लिखा वह मेरा छोटा भाई है, ठीक है भैया, वह मेरा छोटा भाई है, तो जो वह हो गया और वह के माध्यम से छोटे भाई की ओर क्या हुआ है, संकेत हुआ है। अब जब संकेत हुआ है तो संकेतवाचक सर्वनाम। अब जब वह मेरा भाई है तो यहां पर मैंने कंफर्म कर दिया, निश्चय कर दिया कि वह भाई जो जा रहा है ना वह मेरा भाई है, तो भैया यहां पर निश्चितता बता दी गई, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले भाग के बारे में। चलिए अगला कौन सा भाग आता है, अगला एक भाग आता है भैया, कौन सा भाग आता है, अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में हम लोग निश्चितता देख रहे थे, लेकिन अगर यहां पर अनिश्चयवाचक की बात करता हूं तो हम लोग एक शब्द को लिखेंगे, एक परिभाषा को लिखेंगे बड़े ही प्यार से, जहां पर जो शब्द, एक बात लिखो, जो शब्द वाक्य में अनिश्चितता का बोध कराएं। किसका, अनिश्चितता का बोध कराएं। ठीक है, बात को समझेंगे। जो शब्द वाक्य में अनिश्चितता का बोध कराएं अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। किस प्रकार से हो जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझना। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह दो शब्द ऐसे आए थे, ये और वे आ सकते हैं, ये और वो आ सकते हैं, तो भैया ये सभी शब्द क्या हो गए, निश्चितता बता रहे हैं कि ये पंखा मेरा है, तो ये पंखा जब मेरा है, मैंने कह दिया, संकेत इसकी तरफ किया है और निश्चय कर दिया कि ये पंखा मेरा है, या निश्चित कर दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण पे लिखेंगे हम लोग। क्या उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखो, दरवाजे पर कोई आया है। भैया मैंने आपसे कहा है दरवाजे पर कोई आया है, आप हमें इस वाक्य में कोई निश्चितता दिखाइए, जहां पर मैं कह रहा हूं कि इस वाक्य में कि दरवाजे पर मेरे पिताजी आए हैं या मेरी माताजी या मेरा भाई। भैया कोई भी निश्चितता नहीं है, तो जो कोई शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, ये अनिश्चितता दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, ये जो है अनिश्चित शब्द है। क्या है, अनिश्चित शब्द है, क्योंकि ये हमें बता नहीं रहा है कि कौन आया है, यह जरूर कह रहा है कि कोई आया है। अब मैं बात करूं यहां पर बाजार से कुछ फल लेकर आना। मैंने आपसे कहा बाजार से कुछ फल लेकर आना। अब भैया आप एक बात को समझ गए कि बाजार से फल लेकर के आना है, कितने लेकर के आना है हमें नहीं पता है, तो जहां पर वाक्य में अनिश्चितता दर्शा दी जाए
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वही उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो कोई है, कुछ है, तो भैया ये दोनों शब्द क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो हम लोग इसी प्रकार से अब अगले चरण पर बात करेंगे। अगला चरण कौन सा आता है एक बार समझेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हमारा निजवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए, निजवाचक सर्वनाम भैया क्या होता है, एक बात को समझना। यहां पर मैं बात अगर करूं, निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है अपना, ठीक, या खुद का, यही तो होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? निज मतलब क्या होता है, निजी का मतलब क्या होता है, आप बताइए। निजी शब्द का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब होता है हमारा स्वयं का, अपना। ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक परिभाषा को हम लोग लिखेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जो शब्द वाक्य में निजत्व का बोध कराएं, किसका बोध कराएं, निजत्व का या निजता का। ठीक है, बात समझो, निजत्व या निजता या कहें अपनेपन का। ठीक है, अपनेपन का बोध कराएं। ठीक भैया, जो शब्द वाक्य में निजत्व या निजता, अपने मन का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण से समझेंगे, परिभाषा से तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया नहीं होगा। चलिए, यहां पर मैं लिखता हूं उदाहरण। मैंने लिखा निजवाचक सर्वनाम के लिए यहां पर लिखते हैं, मैं स्वयं घर आ जाऊंगा। भैया आप हमें एक बात को बताइए, मैं स्वयं घर आ जाऊंगा, मैंने ये जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य में एक शब्द निजता बता रहा है। क्या बता रहा है? यह मुझ पर आधारित है। यह जो स्वयं शब्द का प्रयोग है, यह मेरी बात कर रहा है, मेरी खुद की बात कर रहा है, मेरे अपने की बात कर रहा है। मेरे निजता मतलब अपने की बात यहां पर हो जाए ना, जहां पर एक शब्द और लिखेंगे, एक वाक्य और लिखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, मां तुम चिंता मत करो, मैं खुद परीक्षा उत्तीर्ण, क्या लिखते हैं, मां तुम चिंता मत करो, मैं खुद परीक्षा उत्तीर्ण क्या करूंगा, उत्तीर्ण करूंगा। अब एक बात को समझो कि मैंने कहा मां तुम चिंता मत करो, मैं खुद परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा। भैया आपने अपनी मां से कहा, आपकी मां ये बात तो जरूर कहती होंगी। एक बात, जब आप जो है अपने परिवार के बीच में बैठते हैं, ठीक है, तो भैया मैं ये चीज देखा हूं कि अधिकतम बच्चे तो अपने परिवार के साथ इसलिए भी नहीं बैठते हैं कि घूम फिर के बात जो है वो उनके ऊपर आ जाती है, उनके पढ़ाई के ऊपर आ जाती है। भैया जहां 4 लोग बैठे हो और आपके घर के बैठे हो, तो एक बार ये जरूर पूछेंगे और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई। अब जहां एक बार पढ़ाई का मुद्दा उठ गया, वहां से आपके चारों तरफ से जितने भी कमियां होती हैं, किसी ने कुछ कहा कि ये मुझे वहां ऐसा करते हुए दिखा, ठीक है, तो भैया वहां से आपके जो है पॉइंट चालू हो जाते हैं और फिर आपका सोना हो जाता है
समझ गए हो कि बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भैया आपने अपनी मां से कहा आप चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं खुद परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा। मां अगर किसी दूसरे के बारे में बात कर रही कि उसके बेटे ने क्या कर लिया, एयरफोर्स आर्मी ज्वाइन कर लिया, उसकी नौकरी लग गई, तुमने कहा मैं खुद परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा, ठीक है, अपने के बारे में बात कर दी, अपने के बारे में बात की है भैया। जहां पर निजता का बोध हो गया, अपनेपन का बोध हो गया, अपने का, जहां स्वयं की तुमने बात कर दी वहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, बात को समझे, जो स्वयं है, जो खुद है, ठीक है, जो खुद है, यहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, चलिए हम लोग अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है, एक बात को समझिए, मैं अगर आपसे एक बात कह दूं कि जहां पर वाक्य में, परिभाषा को समझना, ठीक है, जहां पर, या फिर वही जो शब्द वाक्य में कुछ सवाल या प्रश्न पूछने का कार्य, भैया बात को समझो, यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, एक बार बात को समझना कि जहां पर कोई वाक्य, कोई शब्द क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, किसका कार्य करता है, कोई सवाल पूछने का। भैया जहां पर कोई ऐसा शब्द है जो कुछ पूछने का कार्य कर दे, आपको ऐसा लगे कि यहां पर कोई पूछने की, या यहां पर मतलब कि किसी चीज को पूछने का जो कार्य कर रहा है, और वो जो जो भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, यहां पर उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, कोई भी शब्द ले लो, यहां पर मैंने उदाहरण के लिए आपसे कहा क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम बाजार जाओगे, मैंने आपसे कहा। तो जो शब्द आपको ये प्रश्न पूछता हुआ नजर आ जाए, और जो वहां पर अनिश्चितता, भैया यहां पर हमें पता नहीं है कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, लेकिन मैंने तुमसे पूछा है, तो जहां पर पूछने का कार्य हो, जहां पर वाक्य में एक महसूस हो, एक अर्थ ऐसा महसूस हो कि आपको लगे कि यहां पर कुछ पूछने का कार्य हो रहा है, और जिस शब्द के माध्यम से लगता है वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या तुम बाजार जाओगे, ठीक है, तुम कहां गए थे, मैंने तुमसे पूछा तुम कहां गए थे। भैया एक बात को और याद रखना कि जहां पर वाक्य में ये दिख जाए प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि भैया प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द के साथ प्रश्नवाचक शब्द जो है चिन्ह आना अनिवार्य है। क्या होता है अनिवार्य, अनिवार्य ये होता है कि प्रश्नवाचक, क्या होता है, प्रश्नवाचक में शब्द के साथ जो है क्या आता है, चिन्ह आता है। वो कभी अकेला नहीं आता है, शब्दवाचक शब्द जब भी आएगा एक चिन्ह अपने साथ लेकर के आएगा, और वो चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तुम कहां जाओगे, तुम घर कैसे आओगे, तुम कब से बाहर हो, तुम क्या खाओगे, भैया ये जो जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो शब्द वाक्य में कुछ सवाल पूछने का या कुछ पूछने का कार्य करे, वो शब्द हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, जो अंतिम बचा हुआ है,
संबंधवाचक सर्वनाम। भैया संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द, एक बात को समझना, जहां पर दो उपवाक्यों को जोड़ा जाए। किसको जोड़ा जाए? उपवाक्यों को जोड़ा जाए। मैंने सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि संबंधवाचक में जहां पर दो उपवाक्यों को जोड़ा जाए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और जिस शब्द के माध्यम से जोड़ा जाए। एक बात को समझना, एक मैं उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण क्या लिखता हूं? उदाहरण समझो। मैंने उदाहरण लिखा, जो करोगे तो भरोगे। ठीक, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। भैया ये जो शब्द सो के साथ यहां पर मिल करके क्या कर रहा है? ये दो उपवाक्य हैं, जो करोगे। तो भैया आप कभी ऐसे वाक्य को ये कहते हैं, तुम जो करोगे या जो करने जाओगे उसका तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा? बेटा ये नहीं कहते हैं मेरे भाई। हमेशा दो उपवाक्यों को जोड़े जाएं, और जो करोगे सो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो शब्द संबंधवाचक होते हैं। यहां पर देखिए, जैसी के साथ वैसी ने मिलकर इन दो उपवाक्यों को जोड़ दिया, तो ये जो दो शब्द हैं ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? जैसी और वैसी संबंधवाचक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्द होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। बात को समझे। यहां पर अगर मैं यहां पर जो है सो है, जैसी है वैसी है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। मैंने कहा जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो भैया जैसा बीज बोओगे, एक शब्द को और लिखो, एक उदाहरण को लिखो कि जैसा बीज बोगे वैसा क्या होगा? फल मिलेगा। भैया मैंने आपसे कहा जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा जो है बीज बोओगे, ये तो एक वाक्य पूरा हो गया, ये सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, जहां पर दो उपवाक्य मिलकर के एक सार्थक अर्थ निकालने, ये नहीं है कि कोई भी दो उपवाक्य मिलाकर के जोड़ दिए। एक दो उपवाक्य मिलकर के एक सार्थक अर्थ निकालते हैं, एक सही अर्थ निकालते हैं, एक दूसरे से संबंधित अर्थ निकालते हैं। तो भैया जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, वैसा फल पाओगे। ये देखिए जैसा और वैसा, तो ये दोनों शब्द मिलकर के इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इन दोनों में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब जानने से पहले भैया संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हो गए कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हमने इनके 6 प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है, पढ़ लिया है। एक बात हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण आती है, और उसको मैंने इसीलिए बचा करके रखा था, किसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर मैं यहां पर कहता हूं कि यह मेरी कुर्सी है, ठीक, यह मेरी कुर्सी है। अगर मैं यहां पर एक बात करता हूं, बात समझो, बात समझो, यह मेरी कुर्सी है, तो यह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, यह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। और मेरी क्या है? ये भी एक सर्वनाम शब्द है। भैया मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। आपकी परीक्षा में अगर आपने ये नहीं सीखा और अगर पूछ दिया गया तो आपका नंबर कटना
है, माइनस मार्किंग होती है भैया सीयूटी वाले भी। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बात को समझ लेना मेरे भाई, माइनस मार्किंग होती है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो समझ जाओ। यह और मेरी दोनों सर्वनाम शब्द हैं, एक पॉइंट को लिखेंगे गोल्डन पॉइंट बना करके, ठीक है, गोल्डन पॉइंट बना करके लिखो। क्या है, एक नोट बना करके लिखो जहां पर दो सर्वनाम शब्द दो सर्वनाम शब्द अगल बगल में हो या फिर साथ में हो, ठीक है, एक वाक्य लिखो, साथ में हो, वहां निश्चय वाचक सर्वनाम होता है। क्या आपने इस बात को माना, इस बात को समझा? मैंने यहां पर लिखा था यह मेरी कुर्सी है, तो यह क्या है, वो भैया क्या है, आपने तुरंत से बताया यह क्या है, सर्वनाम है। मेरी क्या है, मेरी कौन सा सर्वनाम है? आप हमें एक बात बताओ, जो मेरी है वो कौन सा सर्वनाम है? अभी तुरंत पढ़ा हमने, अभी तुरंत जाना कि भैया मैं जो था, इस मैं शब्द से जुड़ करके मेरी शब्द का निर्माण हो रहा था, तो यार क्यों नहीं बताते हो वक्ता? जहां पर अपने की बात जिस शब्द के माध्यम से कर दे, वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है, मेरी हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? क्या तुम्हारे लिए मेरी शब्द का प्रयोग होगा? नहीं होगा। वह मेरी पेन है, वह मेरी साइकिल है, यह बोर्ड मेरा है, यह मेरा बोर्ड है। भैया एक बात को समझना, यहीं पर जो अंतर बताया है एक वाक्य के माध्यम से, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपने नोटिस किया हो, सबसे पहले तो बताओ कि ये तुरंत से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मानते हो या नहीं? एक बात को बताओ, मानते हो या नहीं? अब मैं आपको एक यहां पर क्या देना चाहता हूं, एक उदाहरण समझाना चाहता हूं। उदाहरण ये है, एक शब्द लिखता हूं, यह मेरी कुर्सी है, और दूसरा वाक्य लिखता हूं, यह कुर्सी मेरी है। आप हमको ये बताइए, क्या ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? क्या यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? आप हमें एक बात बताओ, यह क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? तो भैया यह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। वाक्य पर गौर करना, और एक बात याद रखना जो मैंने आपको गोल्डन पॉइंट में लिखवाई है, जहां पर दो सर्वनाम शब्द आपस में पड़ोसी हो जाएं, अगल बगल हो, साथ में यूज हो, साथ में प्रयोग किए गए हो, बात को समझना, जहां पर दो सर्वनाम शब्द आसपास यूज हो, आसपास प्रयोग किए गए हो, जहां पर दो सर्वनाम शब्द अगल बगल हो, साथ में हो, वहीं पर सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और आप एक बात बताओ कि भैया ये जो कुर्सी है ये तो संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और बताओ अब कि यह कौन सी संज्ञा है, यह कौन सी संज्ञा है? मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका जवाब देना, और मैं यहां पर एक वाक्य को क्लियर करता हूं। भैया यह कुर्सी मेरी है, मैंने लिखा यह कुर्सी मेरी है, तो जहां पर यह संज्ञा जो है बीच में आ गई, यह संज्ञा शब्द बीच में आ गया, और यह सर्वनाम बाद में हो गया, तो जहां पर सर्वनाम के बगल में संज्ञा आ गई और सर्वनाम आपस में अगल बगल नहीं रहे, तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक,
भैया आपने समझा कि सर इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया, एक शब्द से परिवर्तन हो गया कि यह कुर्सी मेरी है, यह मेरी कुर्सी है, तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम था। जहां पर दो सर्वनाम शब्द आपस में पड़ोसी हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और अगर वो पड़ोसी ना हुए भैया अकेला सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक, अकेला सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है, यह कुर्सी मेरी है। तो जहां संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग होता है सार्वनामिक विशेषण होता है भैया, सर्वनाम से सीधा विशेषण बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। इस बात को याद रखना। एक सेंटेंस को कोई भी सेंटेंस ले लो, मैंने यहां पर पीछे और दूसरा सेंटेंस कौन सा लिया था, वह मेरा छोटा भाई है। बात को समझो, मैं उसी वाक्य को लूंगा, वह मेरा छोटा भाई है। मैंने आपसे कहा वह मेरा छोटा भाई है, वह क्या हुआ, वह तो भैया क्रिया हो गई, वह तो सर्वनाम शब्द हो गया, क्रिया नहीं, वह तो सर्वनाम शब्द हो गया। मेरा क्या है, मेरा भी सर्वनाम शब्द है, मेरा भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन जो छोटा भाई है वो तो संज्ञा है। ठीक, वो तो संज्ञा है। लेकिन एक बात को समझो, दोनों सर्वनाम शब्द आपस में साथ में प्रयोग किए गए, दोनों सर्वनाम शब्द साथ में है, आसपास में है, अगल बगल में है, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसी जगह है, अगर मैं यहां पर लिख दूं वह छोटा भाई मेरा है, तो भैया एक बात याद रखना, इसके तुरंत से भाव बदल जाएंगे, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हालांकि इनकी बात मैं करूंगा सर्वनाम जो है, जब आपको विशेषण वाली क्लास आपके सामने लेकर के आऊंगा, उपस्थित रहूंगा, उस क्लास में हम सारी चीजों को समझेंगे। एक अंतर बस इतना सा जो निश्चयवाचक सर्वनाम में और विशेषण में अलग करता है, उस अंतर को मैंने आपको बताया है, और समझ लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हमारा सर्वनाम जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, सर्वनाम जो है एकदम से फिनिश कर दिया है, बिल्कुल संपूर्ण हो गया है। आशा करता हूं जैसा आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है वैसा ही आपको समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो सर्वनाम आज हमारा होता है समाप्त। और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो में, इस चैनल को नया देख रहे हैं, इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके माध्यम से मैं उनको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स CUET यूजी के लिए BA BSc BCom BA LLB जैसी यूजी कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन है अपॉर्चुनिटी कि भैया बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रैंकर्स एजुकेयर ने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक कोर्स रखा हुआ है, जिसमें CUET यूजी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। तो भैया अगर आपको और भी इंक्वायरी चाहिए तो इन 2 नंबर पे आप जाकर के कांटेक्ट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिए गए हैं, जाकर के व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। वहां पर आपको बताया जाएगा जो भी आपको इस बैच के बारे में इंक्वायरी चाहिए, जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आज की हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही लगातार मन से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं अगले चरण पर अगली कक्षा में। यहां पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।